बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एग्जांपल देखेंगे केसीएल की। केसीएल हमने जो लास्ट वीडियो में स्टडी किया था किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी इंस्टेंट एक वक्त के ऊपर एट अ सिंगल इंस्टेंट सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग द नोड। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने उसको कुछ इस तरह से लिखा था कि सम ऑफ ऑल द करंट जो एंटर होगा एक नोड के अंदर वो इक्वल टू होगा सम ऑफ ऑल द करंट जो एग्जिट करेंगे किसी नोड से। और इसके साथ हम नोटेशन में लिख देते थे एन नंबर ऑफ जो करंट्स हैं वो जो एंटर होंगे उनका सम और जो एग्जिट करेंगे उनका सम वो इक्वल होगा, या दूसरे अल्फाज में कि सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग अ नोड एंड एग्जिटिंग द नोड इज इक्वल टू ज़ीरो। वो किस तरह से किया था कि जो आउट हो रहा है उसको हम अगर लेफ्ट साइड पे ले रहते हैं तो इन माइनस आउट करेंगे तो हमारे पास वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये एग्जांपल बना के हमने इसमें देखा था कि लेट्स सपोज फॉर अ वाइल अगर मैं ए नोड पे देखता हूँ तो ए नोड के अंदर आई करंट आई वन एंटर हो रहा है और आई टू एग्जिट कर रहा है। जो एक्स वन का करंट है वो आई वन है, जो आई टू एक्स टू का करंट है वो आई टू है। तो मैं लिख सकता हूँ एंटरिंग करंट मेरे पास आई वन था और एग्जिटिंग करंट मेरे पास आई टू था एट नोड ए। इसी तरह से अगर मैं बी नोड को देखूं तो बी नोड पे आई टू एंटर हो रहा है और एग्जिट आई फोर और आई थ्री कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं जो एंटरिंग करंट है वो आई टू है और जो एग्जिटिंग करंट है वो आई थ्री है प्लस आई फोर है। सम ऑफ ऑल द करंट जो एंटर हो रहा है और जो एग्जिट कर रहा है वो दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से जो सी नोड पे अगर मैं देखूं तो सी नोड के ऊपर क्या था कि सी नोड ये था नोड बी पे और सी नोड पे था आई फोर नोड सी के अंदर करंट एंटर हो रहा है और एग्जिटिंग करंट जो से हैं वो आई फाइव हैं और आई सिक्स हैं। इन दोनों का हम सम कर देंगे। ये कंडीशन बन रही थी नोड सी पे। इस तरह से अगर नोड डी पे देखें तो इसके अंदर जो करंट एंटर हो रहे हैं वो आई थ्री हो रहा है, आई फाइव और आई सिक्स हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ आई थ्री प्लस आई फाइव प्लस आई सिक्स इज इक्वल टू जो करंट इस नोड में से एग्जिट कर रहा है वो सिर्फ आई वन है। तो मैं इसका लिख दूंगा आई वन। ये कंडीशन बन रही थी नोड डी के ऊपर। ये तो थी हमने एक जेनेरिक उसके फार्मूले लिख दिए थे, लेकिन अब हम इसमें जो करंट्स हैं इनकी कुछ वैल्यूज रख लेते हैं और कुछ की रख लेते हैं और कुछ को हम फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड करने के लिए भी हम केसीएल ही लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। लेट्स सपोज कि मैं ये कहता हूं कि आई टू जोन्स है वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है आई टू की वो इक्वल टू 5 एम्पेयर है और मैं कह देता हूं कि आई थ्री उसकी जो वैल्यू है वो मैं लेट्स सपोज 2 एम्पेयर कह देता हूं और मैं कहता हूं कि जो आपके पास आई फोर है उसकी वैल्यू फाइंड करें क्या होगी। तो अभी हम जब सर्किट को देखेंगे तो सर्किट में देखें आई टू वो ये वाला करंट है और जो आई फोर है वो हमारे पास वो करंट है जो ब्रांच एक्स फोर में से गुजर रहा है और आई थ्री ये वाला हमारे पास करंट है जो ब्रांच एक्स थ्री में गुजर रहा है। हमारे पास जो फाइंडिंग करना है वेरिएबल वो ये वाला है, इसको हमने आई फोर को फाइंड करना है। तो इसका मतलब है मुझे केसीएल लगाना पड़ेगा एट नोड बी। तो मैं कहता हूं कि केसीएल एट नोड बी। जब हम नोड बी के ऊपर केसीएल अप्लाई करेंगे तो मैं लिख सकता हूं सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग आई टू इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर। ठीक हो गया। एंटरिंग करंट आई टू एग्जिटिंग आई फोर आई थ्री। आई टू की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 5 एम्पेयर, आई थ्री की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 2 एम्पेयर प्लस आई फोर। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जो ये हमारे पास 2 एम्पेयर है उस साइड पे जाके 5 एम्पेयर माइनस 2 एम्पेयर इज इक्वल टू आई फोर। तो आई फोर की वैल्यू आएगी 3 एम्पेयर इज इक्वल टू आई फोर। तो आई फोर की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई
3 एम्पेयर वैल्यू आ गई। तो हमने सिंपल उस पे नोड बी के ऊपर केसीएल लगाया तो और उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अभी ये नोट करें कि जो I4 की हमारे पास वैल्यू आई है ये पॉजिटिव आई है। तो क्या होगा अगर मैं इसकी अगर करंट्स की वैल्यू है वो चेंज कर दूं। अभी क्या करता हूं कि जब मेरे पास I2 की 5 एम्पेयर वैल्यू थी, I3 की 2 एम्पेयर वैल्यू थी, जो हमारे पास I4 आया वो मेरे पास आ गया 3 एम्पेयर और ये पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये है कि जो करंट की हमने डायरेक्शन ली है वो करंट एक्चुअल में भी इसी तरह फ्लो कर रहा है। अभी मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं ये हमारा एक केस हो गया। अभी मैं ये कहता हूं कि I2 की जो वैल्यू है वो 6 एम्पेयर हम ले लेते हैं और I3 की जो वैल्यू है मैं कहता हूं कि वो 7 एम्पेयर है। तो आप I4 की जो वैल्यू है वो फाइंड करें। तो जब हम केसीएल लगाएंगे दोबारा बी पॉइंट के ऊपर तो हमने जो उसके अंदर ये नोटेशन डायरेक्शंस बताई करंट के उस हिसाब से केसीएल लगता है I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो I2 हमारे पास है 6 एम्पेयर, I3 हमारे पास है 7 एम्पेयर और I4 हमने निकालना है। तो जब I4 को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है -1 एम्पेयर। अब जो इसके अंदर I4 माइनस में आ गया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमने I4 की एक्चुअल में डायरेक्शन ली है वो नहीं है। जो हमने कैलकुलेट करते हुए I4 की डायरेक्शन ली है वो वाली नहीं है जो एक्चुअल में है। कहने का मतलब ये है कि I4 अभी हमने लिया था इस डायरेक्शन में, ठीक। जब इस पे कैलकुलेट किया तो I4 हमारा आया नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिनेरियो के अंदर जब I2 हमारे पास 6 एम्पेयर है, I3 7 एम्पेयर है, तब हमारे पास जो I4 है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ नहीं है, बल्कि इस केस के अंदर जो I4 करंट की डायरेक्शन है वो हमारे पास इस तरह से है। सो लास्ट हमने जब अभी किया था तो I2 का 5 एम्पेयर रखा, I3 2 एम्पेयर रखा, तो I4 3 एम्पेयर पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने करंट्स डायरेक्शन हमने कैलकुलेट करने के लिए ली थी वो एग्जैक्टली इसी तरह की थी, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया वो उसके साथ मैच कर गया। लेकिन अभी जब हमने कैलकुलेट किया इन कंडीशंस के साथ I2 6 एम्पेयर करंट थ्रू I3 इज इक्वल टू 7 एम्पेयर, तब हमारे पास I4 आया नेगेटिव में। इसका मतलब है जो एक्चुअल जो हमने कैलकुलेट करते हुए जो डायरेक्शन ली है वो हमने गलत ली है, करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अभी उसको मैंने करेक्ट कर दिया, ये इस तरफ फ्लो कर रहा है। अगर इसको चेक करना है हम दोबारा से इन्हीं वैल्यूज को रखते हुए 6 एम्पेयर और 7 एम्पेयर को मैं केसीएल लगाता हूं बी के ऊपर। तो केसीएल अगर मैं दोबारा लगाऊं बी के ऊपर तो अभी क्या है I2 I4 एंटर हो रहा है, I2 प्लस I4, तो एग्जिट क्या कर रहा है I3। और मैंने कैलकुलेट करना है दोबारा I4, I2 मेरे पास है 6 एम्पेयर, I4 मैंने कैलकुलेट करना है, I3 है मेरे पास 7 एम्पेयर। तो जब मैं इधर से कैलकुलेट करता हूं I4 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, तो ये पॉजिटिव का आया है। पॉजिटिव का इसलिए आया कि अभी जो मेरे पास 1 एम्पेयर है वो जो वैल्यू आई है पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वो कंसाइड कर रही है इसके साथ। जो लास्ट थी जिसके अंदर मेरे पास नेगेटिव आया था तब हमने डायरेक्शन इसकी इस तरफ को ली हुई थी, करंट फ्लो कर रहा है, तो वो उस तरह से नहीं थी, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा था। जब मैंने इसकी डायरेक्शन करेक्ट की दोबारा इसको चेक किया तो ये मेरे पास 1 एम्पेयर आया। तो एक चीज याद रखें कि जब भी आपके पास नेगेटिव के अंदर वैल्यू आ जाएगी करंट को कैलकुलेट करते हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने कैलकुलेशन के लिए करंट की डायरेक्शन ली थी वो एक्चुअल में नहीं है, उसकी करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। सो जो इस एग्जांपल है इसमें हमने दूसरा एक और चीज आपको मैं बताता चलूं कि अभी जो ये I4 हमने कैलकुलेट किया ये 3 एम्पेयर निकला। इसके साथ एक छोटी सी नोटेशन होती है, नोटेशन में हम बता देते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अभी 3 एम्पेयर है, I4 3 एम्पेयर जो लास्ट टाइम निकला था तब हमारे पास जो डायरेक्शन हमने ये ली थी वो इस तरफ ली थी। तो आपने इसके साथ एक स्क्वायर सर्कुलर ब्रैकेट लगानी है और इस तरह से ये बता देना कि I4 इस तरह से हमारे पास
करंट मूव कर रहा है। इसी तरह से जो आपके पास -1 एम्पेयर है, या तो आप लिखेंगे -1 एम्पेयर, या आप इसको लिख दें, इसकी नोटेशन आप इस तरह से बना दें कि I4 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, और साथ इसको ये सिंबल बना दें कि आप एरो दूसरी तरफ डायरेक्शन कर दें। जबकि हमने ये वाली चीज़ कैलकुलेट करते हुए एरो इस तरह से लिया था, लेकिन कैलकुलेशन में -1 आया। या -1 एम्पेयर लिख दें, या आप उसकी जगह ये लिखते 1 एम्पेयर और एरो की आप डायरेक्शन चेंज कर दें। ये सिर्फ नोटेशंस हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाला कोई चक्कर नहीं। दूसरा, बाकी करंट्स की बात रही, तो जिस तरह लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि ये आपके पास जो मैं इधर लिख रहा हूँ X1 X2 ये ब्रांचेस बना रहा हूँ, इसमें हो सकता है X1 बैटरी हो, X2 कोई बल्ब लगा हो सकता है X4 कोई रजिस्टर हो, इस तरह से कोई भी कंपोनेंट्स लगे हों। हो सकता है आपने इस तरह से घर के अंदर कोई चीज़ें लगाई हों, तो उसके अंदर भी आप यही करेंगे कि लेट्स सपोज कि आपका कोई करंट इधर से एंटर हो रहा है, वो इक्वल होगा जो इधर जा रहा है करंट और जिधर इधर जा रहा है। लास्ट टाइम मैं इसकी रूम्स की मिसाल दी थी कि लेट्स सपोज ये एक रूम है, एक ये रूम है, तो इसके अंदर एक करंट जा रहा है, कुछ इसके अंदर, दोनों को सम करेंगे तो इक्वल टू होगा जो उन दोनों रूम्स को करंट फीड कर रहे हैं। अभी मैं इस तरह करता हूं कि मैं नोड डी के ऊपर KCL लगाता हूं। एक और, ये नोड डी थी हमारी, ये I6, मैं कहता हूं कि जो मेरे पास I3 करंट है वो इक्वल टू लेट्स सपोज 1 एम्पेयर लगा लेते हैं। I5 को मैं कह देता हूँ 3 एम्पेयर। मैं कहता हूँ I6 को हमने कैलकुलेट करना है, और I1 जो हमारे पास है वो लेट्स सपोज आप 5 एम्पेयर कह दें। ये हम सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए ले रहे हैं, लेकिन जब फर्दर आगे हम मूव करेंगे तो प्रॉपर हम कैलकुलेट भी करेंगे कि करंट कितना वाकई गुजरता है, वोल्टेज किस तरह से होंगे, पावर क्या होगी, वो चीज़ें करेंगे। ये सिर्फ KCL की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो अभी मुझे जो रिक्वायर्ड चाहिए वो मुझे चाहिए I6 चाहिए। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे KCL लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास I3 भी है, I5 भी है और I6 चाहिए। हाँ, अगर मेरे पास I4 होता तो मैं उस करंट को इधर KCL लगा के, क्योंकि I5 था, अगर I4 भी मेरे पास हो तो I4 और I5 है और I6 फाइंड कर सकता हूँ C नोड के ऊपर KCL लगा के। लेकिन अभी मैंने देखा मेरे पास I2 I4 नहीं है, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ D के ऊपर KCL लगा के, क्योंकि मेरे पास I3 भी है, I5 भी है और I6 भी है। सॉरी, I6 हम फाइंड करना चाह रहे हैं, I1 है, I3 I5 है। तो KCL एट नोड D हम जब लगाएंगे, KCL एट नोड D लगाएंगे तो एंट्री करंट है I3 I5 I6 इज इक्वल टू I1। तो I3 मेरे पास क्या है जी, 1 एम्पेयर, I5 मेरे पास 3 एम्पेयर, I6 हमने फाइंड करना है, I1 मेरे पास है 5 एम्पेयर। सो I1 और ये I3 I5 1 एम्पेयर 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर हो गए। I6 हमने फाइंड करना 5 एम्पेयर इस तरफ है, तो मैं लिख सकता हूँ I6 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर माइनस 4 एम्पेयर, और I6 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। अभी आप देखें इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव आंसर आया, तो इसकी डायरेक्शन हमारी कंसाइड कर रही है जो एक्चुअल में है। तो ये हमने इस तरह से I6 निकाल लिया। अभी हम इसी कैलकुलेशन को लेके बाकी करंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। अभी मेरे पास I6 भी है, I5 भी है, तो मैं I4 निकाल सकता हूँ। मैं KCL लगाता हूँ एट C पे, तो मैं लगा देता हूँ KCL एट नोड C। नोड C पे जब मैं KCL लगाऊंगा तो क्योंकि मेरे पास I5 I6 है, एंटरिंग करंट नोड C पे I4 है, एग्जिटिंग करंट I5 है और I6 है। I4 मैंने कैलकुलेट करना था, तो I5 मेरे पास क्या था 3 एम्पेयर और I6 मेरे पास क्या था 1 एम्पेयर। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो I4 की वैल्यू आई है वो इक्वल टू आई है 4 एम्पेयर, 3 एम्पेयर और 1 एम्पेयर, ये हमारे पास I4 की वैल्यू आ गई। अभी मेरे पास I1 भी है, I3 भी है, I5 भी है, I6 भी है, I4 भी है, रह कौन सा गया I2। तो हमने जब नोड A पे लगाएंगे, तो A पे जब हम लगाएंगे तो हमारे पास आएगा I1 इज इक्वल टू I2। सो I1 मेरे पास था 5 एम्पेयर,
तो I2 भी क्या हो जाएगा मेरे पास 5 एम्पेयर। तो इस तरह से हम KCL लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं हर नोड के थ्रू जितना भी करंट गुजर रहा होता है, किस ब्रांच में से कितना करंट गुजर रहा है, अगर कुछ हमारे पास पहले से करंट हो। ये जस्ट एक एग्जांपल है KCL को लगाने की। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर फ़ायदा हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।